नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा पर चर्चा करने के लिए। प्रधानमंत्री की यात्रा हो और दुनिया में प्रतिक्रिया ना हो, यह संभव नहीं है। प्रधानमंत्री का इजराइल में भव्य स्वागत हुआ क्योंकि दोनों के बीच में मित्रता है। यहां तक कि आज नेतन्याहू साहब ये तक बोल पड़े कि आप मेरे अच्छे मित्र ही नहीं, बड़े भाई जैसे मुझे लगते हैं। ऐसे में बड़े भाई के रूप में प्रधानमंत्री की 9 साल बाद यह उनकी दूसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पर दुनिया भर की प्रतिक्रिया है, लेकिन इजराइल के अंदर ही प्रधानमंत्री की यात्रा से भी कुछ रोचक किस्से कहानियां बाहर निकल आए हैं। उनमें से प्रधानमंत्री जब वहां की संसद, जिसे नेसेट कहा जाता है, उसे संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान कुछ सीटें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में नेसेट में प्रेजेंट थे, तो विपक्ष वहां से उठकर चला गया। यह बड़ा सुर्खी भारत की मीडिया में बना। यहां पर सोशल मीडिया पर चर्चा आई कि प्रधानमंत्री का वहां विरोध हो रहा है। आज के सेशन में जिक्र करेंगे कि अल्टीमेटली कहानी क्या है। इसके साथ साथ जानकारी यह भी होगी कि प्रधानमंत्री जब इजराइल की यात्रा पर गए हैं तो पाकिस्तान को असल में इससे क्या मिर्ची लग रही है। इजराइल की संसद ने अपना पहली बार नेसेट का एक पुरस्कार बनाया है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान में दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री का संबोधन, उसकी प्रमुख बातें और इजराइल गाजा में भारत का इजराइल को लेकर क्या स्टैंड है, गाजा को लेकर भारत क्या सोचता है, इन सभी बातों का जिक्र होगा। लेकिन कीपिंग इन माइंड कि इस प्राणी को इतनी मिर्ची क्यों लगी कि भारत के खिलाफ प्रस्ताव तक की बात निकल कर आ गई। चलिए तो शुरू करते हैं मित्रता की कुछ तस्वीरों के साथ। लेकिन उससे पहले एक बड़ी बात यह कि आजकल जब से हम लोग आपके साथ इस तरह की चर्चाएं रविवार वार्ता के माध्यम से करते हैं कि यूथ के लिए आने वाले टाइम में क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं, तो तमाम प्रकार के सरकारी नौकरी की तैयारी करते छात्र ये पूछ रहे होते हैं कि हम उसके अलावा क्या कर सकते हैं, बेहतरीन रोजगार के अवसर क्या हो सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में क्या और तरीके की चीजें हैं जो पढ़ाई के साथ डेवलप की जा सकती हैं। ऐसे में ही एक आइडिया डेवलप था और वो आइडिया ये था कि यदि आप किसी ऐसे शहर में हैं जहां आपको लगता है किसी व्यक्ति को अपना काम बढ़ाने के लिए किसी इंटरनेट फैसिलिटी की जरूरत है, वेबसाइट की जरूरत है, आप उन्हें मदद कर सकते हैं। इवन आप खुद भी अपनी प्रॉपर एक वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट बनाने का प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन इस बात का कि आप इससे अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करा सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं। मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूं साथियों, मैंने आप लोगों के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मास्टरी नाम से कोर्स निकाला है, जो कि बिल्कुल बिगिनर से लेकर प्रो लेवल्स तक के लिए है। 20 से अधिक एआई टूल्स की जहां मैं बात कर रहा था, अब वो 20 से ज्यादा टूल तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, लेकिन मैं इसी कोर्स में आपको एक वेबसाइट बनाना भी सिखा रहा हूं। यह वेबसाइट का यूआई है जो आपके सामने है, जो सिंपल एआई को दिए प्रॉम्प्ट से है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप कुछ इस तरह के प्रॉम्प्ट से वेबसाइट बना सकते हैं। एक और वेबसाइट जो मैं आपके सामने यहां पर सेशन में लेकर आया हूं, यह केवल प्रॉम्प्ट से बनाया गया एक यूआई है, यूजर इंटरफेस है। इसके लिए कोड भी लिखे जा सकते हैं। इसीलिए कोडिंग के लिए कौन से बेस्ट यूआई एआई टूल्स हैं, वो भी मैं अपने इस कोर्स में बताने जा रहा हूं। तो सोचिए कि इस कोर्स में ना जाने कितनी प्रकार की चीजें आप लोगों को हम सिखा रहे हैं। अल्टीमेटली करना आप ही को होगा, लेकिन जानकारी हो इसके लिए आप सीखें बिल्कुल बेसिक से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद मी। कोर्स का लिंक कमेंट बॉक्स में है, क्योंकि इस कोर्स के बारे में बहुत सारी अच्छी फीडबैक्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी हैं। यदि आप भी इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी करिए। शेष 2 दिन में ये 33% ऑफ का जो ऑफर है ये खत्म हो जाएगा। कोर्स का लिंक कमेंट बॉक्स में है। अपनी यात्रा अपन शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमने आपको कुछ दिन अभी कल ही एक सेशन बताया था कि अचानक क्यों महत्वपूर्ण हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा, और साथ ही साथ भारत दुनिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण हुआ। हम जब इसका एनालिसिस कर रहे थे तब हमने आपको जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री बुधवार को इजराइल पहुंच चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री का 9 साल में इजराइल में यह दूसरा दौरा था। इससे पहले आप 2017 में इजराइल गए थे। उस समय की यह बहुत ही चर्चित तस्वीर निकल कर आई थी, जहां दोनों नेता समुद्र के तट पर कुछ इस तरह से चहलकदमी करते दिखाई दिए थे। इस बार जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, उनकी यात्रा से पहले
एक ब्रीफ कि प्रधानमंत्री की भारत की 1992 से चली आ रही डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 17 से चली आ रही है। दोनों देशों के बीच में ये प्रधानमंत्री की जो यात्रा हो रही है, ये भारतीय प्रधानमंत्री की इजराइल में दूसरी यात्रा है। मतलब जब से इजराइल के साथ हमारे रिश्ते बहाल हुए हैं, उसके बाद में ये यात्रा दूसरी यात्रा कंसीडर की गई। प्रधानमंत्री बुधवार को जब इजराइल पहुंचते हैं तो वहां के प्रमुख अखबार यरूशलेम पोस्ट ने अपने कवर पेज पर कुछ इस तरह से नमस्ते लिखकर संबोधन किया, साथ में भारत के फ्लैग को टॉप पर जगह दी। ठीक इसी प्रकार से बहुत सी ऐसे ग्लिम्स नजर आए जो कि भारत, भारतीयता और भारत के सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती हैं। जैसे डिनर के अवसर पर पीएम नेतन्याहू के द्वारा भारतीय पारंपरिक वेशभूषा का पहनकर आना, प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे और अपने साथ में अपनी धर्मपत्नी को साथ लिए थे। यहां पर एक संयोग बना कि प्रधानमंत्री के जेब में जो कपड़ा रखा था वो नेतन्याहू की जो वाइफ हैं सारा, उनके रंग से, कपड़े के रंग से मैच कर रहा था। दोनों ने इस बात को ऑब्जर्व भी किया और इस पर काफी ज्यादा एक लाइटर मोमेंट भी बनकर आया सैफ्रॉन कलर को लेकर के। यहां पर ये तस्वीरें हैं वेलकम की, किस तरह से प्रधानमंत्री का यहां ग्रैंड वेलकम होता है। खुद नेतन्याहू आपको रिसीव करने एयरपोर्ट पर जाते हैं। प्रधानमंत्री को रिसीव करते समय की ये कुछ तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री को रिसीव करने बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचते हैं और भारतीय अंदाज में नमस्कार कर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। यह निश्चित ही किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए, जब भारत के प्रधानमंत्री भी जब रिसीव करने पहुंचते हैं, तो यह शिष्टाचार का एक नेक्स्ट लेवल कदम होता है। ऐसे ही जब इजरायली प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को रिसीव करने पहुंचे हैं, तो यह निश्चित ही एक बड़ा ग्रेटफुल पल माना जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री के बारे में नेतन्याहू के द्वारा एक डिटेल जानकारी लिखी गई और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वर्ष 2017 में पहले आए थे, अब वो इस बार फिर आए हैं। उन्होंने अपनी तरफ से अपनी मित्रता को लेकर के यहां पर बयान दिए। दोनों के बीच में एक अजब केमिस्ट्री यहां देखने को मिली। प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो केमिस्ट्री थी वो भी निश्चित ही देखने योग्य है। अब रेयर ही है कि जब प्रधानमंत्री मोदी भारत में हंसते हुए दिखाई देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जब विदेशी धरती पर होते हैं, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ होते हैं, तो इनके चेहरे पर जो हंसी है ये भारतीयों को अब विदेशों के लिए एक्सक्लूसिव तरीके से दिखाई पड़ती है। प्रधानमंत्री का जब नेतन्याहू से मिलने का ये जो सीन है, इसमें भी मिलते समय जो चेहरे पर हंसी है, एक्साइटमेंट है, मतलब अब मीडिया इसे इस प्रकार से डिकोड करने लगा है कि भारत के प्रधानमंत्री विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से मिलने के लिए ही अपनी हंसी और ठहाकों को रिजर्व कर लिए हैं। भारत में जब भी प्रधानमंत्री आजकल नोटिस किए जाते हैं तो उनकी छवि बड़ी सख्त तरीके से दिखाई जाती है। हमेशा चिंतन की स्थिति में, लगता है कि किसी मिशन पर काम करने के लिए निकले हुए हैं। और यहां पर आपके जो हंसते हुए ठहाके हैं और इनका जिस भाव के साथ यहां पर मिलना है, वो दर्शाता है कि भारत से बाहर प्रधानमंत्री का मोड अलग है और भारत में प्रधानमंत्री अलग तरीके से काम पर लगे हुए हैं। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। यहां के ये जो सीन है, इन सीन्स की चर्चाएं नेक्स्ट लेवल पर होती हैं। इसके बाद में दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है। बातचीत के साथ साथ प्रधानमंत्री के भी हैंडल से इसकी जानकारी दी जाती है कि वहां पर किस तरह से उनका वेलकम हुआ। साथ ही साथ में यहां की जो नेसेट है, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, ऐसे इजरायली पार्लियामेंट नेसेट कहलाती है। नेसेट को भारतीय ट्राई कलर के साथ लाइट किया गया था। कुछ इस प्रकार से भारत का यहां पर अभिवादन किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेसेट पहुंचते हैं। कल के दिन नेसेट की ये तस्वीरें हैं जिन्हें आप यहां पर देख रहे हैं। उनका स्वागत होता है यरूशलेम के अंदर। यहां पर नेसेट में जैसे भारत के लोकसभा के स्पीकर होते हैं, ऐसे नेसेट के स्पीकर हैं, वो आपका वेलकम करते हैं। यहां पर मोदी मोदी का नाम चैंट होने लगता है। ये जो लोग हैं ये मोदी मोदी कहने लगते हैं। नेसेट के अंदर इजरायली पार्लियामेंट में यह जो दृश्य बनता है जहां पर प्रधानमंत्री इजरायली संसद को संबोधित कर रहे हैं और इस बीच में बैकग्राउंड से नेसेट की आवाज, मोदी मोदी की आवाज, और इस बीच में कुछ लोगों का उठ का जाना और कई सीटों का यहां खाली रह जाना, यह भी हमारे देश में एक चर्चा का विषय बनता है कि ऐसा क्यों हुआ कि जब प्रधानमंत्री संसद में थे वहां पर अपोजिशन और यहां पर जो नेता थे वो उठकर क्यों चले गए।
प्रधानमंत्री संसद में हैं और वहां के नेता उठकर चले गए, ये एक बड़ा मीडिया के अंदर सवाल बना, विपक्ष के द्वारा भी और बहुत से ऐसे लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री की यात्रा से इस तरह के सवाल जोड़े गए कि वहां जाना, इजराइल में जाना, प्रधानमंत्री पिछली बार ट्रंप को खुश करने के लिए गए थे, तो क्या इस बार भी इसीलिए गए हैं? तमाम प्रकार के सवाल उठे, लेकिन इस बीच में बड़ा सवाल यह था कि संसद में प्रधानमंत्री का क्यों बायकॉट हुआ। इसका भी जवाब आगे निकलकर आ रहा है। क्या वो प्रधानमंत्री का बायकॉट था या कुछ और था, उसको भी अभी हम एनालाइज करते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री को पहली बार मेडल ऑफ नेसेट से सम्मानित किया। स्पीकर एम के ओहाना ने इसकी तस्वीर बाहर निकल कर आई। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने नेसेट मेडल को प्राप्त करके अपनी तरफ से इस गर्व की अनुभूति को साझा किया। यहां पर नेतन्याहू अपनी तरफ से संबोधन करने के लिए आते हैं और कहते हैं, नरेंद्र माय फ्रेंड, आई एम डीपली मूव्ड बाय योर विजिट हियर, यू आर ए ग्रेट फ्रेंड टू इजराइल एंड ए ग्रेट चैंपियन ऑफ द इंडिया इजराइल अलायंस, वेलकम टू यरूशलेम। इस प्रकार से आपका यहां स्वागत होता है। साथ ही साथ यहां पर एक और शब्द कहा गया, आई वुड से यू आर मोर देन ए फ्रेंड, यू आर ए ब्रदर। यहां पर नेतन्याहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्त से कहीं बढ़कर अपना बड़ा भाई करार दे देते हैं। साथ में कहते हैं कि भारत में यहूदियों पर कभी अत्याचार नहीं हुआ, भारत और इजराइल के रिश्ते बेहद खास और मजबूत हैं, और साथ में प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से आत्मीयता के साथ अभिवादन करते हैं, हग करते हैं, गले लगाते हैं, यह सच्ची दोस्ती का प्रतीक है। साथ ही साथ भारत के साथ उनकी साझेदारी कई गुना इस दौर में बढ़ी है। दोनों देशों ने मिलकर व्यापार 2 गुना किया है, सहयोग 3 गुना किया है और समझ 4 गुना बढ़ाई है। मोदी को दोस्त से बढ़कर आपने भाई बताया, इस प्रकार से इन्होंने संबोधन किया। बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा दोनों देशों के बारे में बयान देते हुए एक लाइन सरका दी गई, और वो लाइन थी कि इंडिया एंड इजराइल आर टू एंशिएंट सिविलाइजेशन फ्रॉम द इंडस वैली टू द जॉर्डन वैली। यहां पर यह जो लाइन है जो नेतन्याहू के द्वारा कही गई कि यहां पर 2 पुरानी सभ्यताएं मिल रही हैं, उस लाइन को भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि 2 पुरानी सभ्यताओं का मिलन है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं एक प्राचीन सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हुए दूसरी प्राचीन सभ्यता को संबोधित कर रहा हूं। कैच यह है इस पॉइंट का कि इजराइल को दुनिया के देश मानते ही 1949 के बाद भारत ने खुद 17 सितंबर 1950 को इजराइल को रिकॉग्नाइज किया है। इजराइल फिलिस्तीन में जाकर बना है, जब अंग्रेजों ने फिलिस्तीन को छोड़ते हुए इजराइल को यह जगह देने की बात की थी। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह बनता है कि इजराइल भारत के साथ खड़ा होकर खुद को प्राचीन सभ्यता बुलवाकर पूरे अरब वर्ल्ड को और दुनिया को यह मैसेज दे गया कि भारत भी हमें प्राचीन संस्कृति और सभ्यता मानता है। प्राचीन से मतलब है जिसको लेकर आजकल ग्रेटर इजराइल की बात चल रही है, जिसमें हाल ही में अमेरिकी दूत के द्वारा, राजदूत के द्वारा एक इंटरव्यू में, जब कार्लसन को दिए इंटरव्यू में यह कहा था कि इजराइल चाहे तो नील नदी से लेकर के फरात यानी यूफ्रेटस नदी तक पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि यह इन्हीं का है। ऐसे में इनका यह बात भारत के साथ खड़े होकर बोल देना, इसका एक अलग सिग्निफिकेंस निकल कर आता है। नेतन्याहू के द्वारा इस बात को यहां भूला जाता है और भारत के प्रधानमंत्री से भी यह बात कहलवा दी जाती है। भारत के प्रधानमंत्री इस बात को संबोधन में कहते हुए चले जाते हैं। साथ ही साथ में भारत में यहूदी हमेशा सुरक्षित हैं, इस बात को प्रधानमंत्री ने रिकॉग्नाइज किया। साथ में एक और यहां पर, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में एक कही बात कही जाती है कि ये जहां होते हैं वहां से कोई ना कोई एनालॉजी जोड़ लेते हैं, दुनिया में, देश में जहां भी होंगे वहां से अपनी कुछ याद का कनेक्ट बनाते हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि आप अगर वहां की ऑडियंस से कनेक्ट पहली ही बार में बना गए तो वो आपको स्वीकार करने लगती है, सुनने में आपको ध्यान देने लगती है। प्रधानमंत्री मोदी जब भी कहीं किसी सभा को संबोधित करते हैं तो वहां से उस जगह की कुछ यादें जोड़ते हैं। इस बार इन्होंने गजब की एक एनालॉजी बनाई और वो ये थी कि 17 सितंबर 1950 को भारत ने फॉर्मली इजराइल को रिकॉग्नाइज किया और उसी दिन मेरा जन्म हुआ। तो इजराइल के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री का भी एक प्रकार से भारत के लिए जन्म हुआ। ये 2 बातें यहां पर एक ग्रेटर एनालॉजी के रूप में देखी गई। साथ ही साथ गाजा के द्वारा, गाजा में बैठे हमास से जब इजराइल में आतंकी हमला हुआ, उस पर प्रधानमंत्री का बयान था कि नो कॉज कैन जस्टिफाई द मर्डर ऑफ सिविलियंस, नथिंग कैन जस्टिफाई टेररिज्म। सीधा सा अर्थ था कि आपके कारण चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो,
हमास के पास कारण के नाम पर यह क्यों ना हो कि फिलिस्तीन की कोई जगह नहीं है, इजराइल ने हमारा कब्जा कर लिया, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इस बात को आप सिविलियंस को मारकर जस्टिफाई नहीं कर सकते। और अंततोगत्वा टेररिज्म की इस दुनिया में कहीं कोई जगह नहीं है। भारत की तरफ से कहा गया कि हम खुद टेररिज्म की पीड़ा को लंबे समय से भुगत रहे हैं। 26/11 के जो हमारे मुंबई आतंकी हमले थे, उसमें एक इजरायली सिटीजन मारा गया था। यहां पर प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से उन लोगों को जिन्होंने अपने लोग खोए हमास के आतंकी हमले में, उन्हें अपनी तरफ से कंडोलेंसेस दिए और अपनी तरफ से सांत्वना दी। यहां पर साफ था, टेरर कहीं भी हो, यह पूरी तरह से दुनिया की शांति को प्रभावित करता है। अर्थात भारत ने इजराइल में खड़े होकर हमास के आतंकी हमले की जो निंदा की, इससे संदेश साफ था कि कारण जो भी हो, आतंक नहीं बर्दाश्त होगा। बस यही तर्क भारत का जो है वो इस समय की हेडलाइन है। प्रधानमंत्री ने एक और बात यहां पर मेंशन की, और वो ये कि महाराजा ऑफ नवानगर थे जो गुजरात के, उन्होंने, जिन्हें जाम साहिब के नाम से जाना जाता था, उन्होंने जो पोलैंड के बच्चे थे, जिसमें कुछ जूइश बच्चे भी थे, उन्हें अपने यहां पर जगह दी थी। यानी कि भारत जूइश लोगों के लिए एक सेफ है, मतलब लैंड रहा है, लोग यहां पर खुशी खुशी रह सकते हैं। भारत की तरक्की के बारे में भी प्रधानमंत्री ने इजराइल के सदन में बताया कि आने वाले समय में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। जहां तक बात हो भारत इजराइल के व्यापार की, जो अभी 31,494 करोड़ रुपए का है, जिसमें भारत से इजराइल को 18,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है और इजराइल से भारत को 13,000 करोड़ का इंपोर्ट होता है, इसमें भी बढ़ोतरी की गुंजाइश देखी जा रही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने गाजा की शांति की पहल का भी समर्थन किया, क्योंकि आपको याद होगा हाल ही में गाजा को लेकर के ही पीस प्लान ट्रंप ने जारी किया है। उसमें भारत ने अपना ऑब्जर्वर भेजा था, जिस पर काफी जिक्र हुआ था कि क्या भारत ने अमेरिका का बनाया हुआ जो पीस प्लान है वो स्वीकार कर लिया है। ऐसे में एक दृश्य जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेजेंस में सदन से उठकर, नेसेट से उठकर के लोग जाते हुए दिखाई दिए। इसका हमारे देश के अंदर काफी जिक्र हुआ। जिक्र था कि ये यहां पर इजरायली संसद में जैसे ही मोदी का नाम पुकारा गया, वहां के विपक्ष ने बायकॉट कर दिया। पूरा विपक्ष अपनी कुर्सी से उठा और संसद से बाहर चला गया। इजराइल के विपक्ष ने यह सब तब किया जब भारत के प्रधानमंत्री मौजूद थे, और यहां पर इस तरह का बायकॉट हुआ। जोड़ा गया कि क्या भारत के प्रधानमंत्री का बायकॉट हुआ? क्या भारत के प्रधानमंत्री को नहीं सुनना चाहता था वहां का विपक्ष? आंसर है जी नहीं। वास्तविकता में इस बात को लेकर के एएनआई को भी ट्रोल किया गया, न्यूज एजेंसीज को भी ट्रोल किया गया कि आप लोगों ने इस सीन को क्यों नहीं दिखाया। वहां की मीडिया दिखा रही थी, आपने क्यों नहीं दिखाया? सदन को छोड़कर लोग क्यों चले गए? तमाम प्रकार के सवाल पूछे जाने लगे। सवाल पूछे जाने लगे तो फिर न्यूज बन गई कि इजरायली अपोजिशन ने प्रधानमंत्री मोदी के नेसेट विजिट को बायकॉट क्यों किया। इस पर सवाल जब निकल कर आया, जानकारी जुटी, तो पता चला कि इजराइल के जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं इसाक अमित, उन्हें नेसेट के जो स्पीकर हैं उन्होंने इनवाइट नहीं किया था। जब सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को इनवाइट नहीं किया, इससे अपोजिशन नाराज था कि भाई आपने सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में क्यों नहीं बुलाया। इससे नाराज हुए अपोजिशन ने बायकॉट कर दिया। अब सवाल है, यह बायकॉट प्रधानमंत्री मोदी का था या फिर नेतन्याहू का था? तो जवाब है नेतन्याहू का विरोध था। यह बात पता कैसे चली? पता चली इजराइल के एक अपोजिशन दल जिसका नाम है यश अतिद पार्टी, उसके नेता हैं यायर लैपिड। उन्होंने जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का संबोधन हुआ, उस समय बायकॉट करके वो बाहर चले गए। लेकिन जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण शुरू हुआ, सब लोग वापस अंदर आ गए और उन्होंने यहां पर एक गंभीर मैच्योरिटी का प्रदर्शन किया, और वो ये कि बोला, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर खुद यायर लैपिड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि हम नेतन्याहू के खिलाफ हैं, आपके नहीं। भारत इजराइल के साथ खड़ा रहा है, हम पूरी तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष संयुक्त रूप से आपके साथ है। और इस पूरे के अंदर वापस से विपक्ष आकर के बैठ गया। यह एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन था कि अपोजिशन ने अपने प्रधानमंत्री का बायकॉट किया, लेकिन दूसरे देश के प्रधानमंत्री के सामने अपने देश की इमेज को खराब नहीं होने दिया। ऐसा नहीं था
कि इस बात में ये पूरी तरह से इसलिए बाहर चले गए कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री से खुश नहीं हैं, आपको जो मैसेज लेना है लेते रहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं था। बाकी बाकायदा विपक्ष के नेता का इस प्रकार से प्रधानमंत्री को धन्यवाद बोलना एक बड़ी न्यूज़ बनकर आया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड वी आर ऑल बोथ साइड ऑफ आइल लुकिंग फॉरवर्ड टू योर स्पीच। हम दोनों तरफ बैठे लोग आपके भाषण को सुनना चाहते हैं। और विपक्ष ने सत्ता पक्ष के साथ मिलकर इस पूरे भाषण को ध्यान से सुना। यायर लैपिड ने अपनी तरफ से देश आपके नेतृत्व की सराहना करता है, आपकी मित्रता की कद्र करता है और इस बात के लिए आभारी है कि आप कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहे। यहां आने के लिए आपका धन्यवाद। जिस प्रकार की मैच्योरिटी यहां की संसद ने दिखाई, यह काबिल तारीफ है और बहुत से नेताओं के लिए, राजनेताओं के लिए, सांसद विधायकों के लिए अपने आप में एक लर्निंग लेसन है कि दुनिया के सामने हमें यूनाइट रहना होता है, अपने आपसी मतभेदों को अपने देश में सुलझाना होता है। यह अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। यह हेडलाइन बनता है कि अपोजिशन बायकॉट नेतन्याहू एट इंडियाज पीएम नेसेट सेशन रीजॉइन फॉर मोदीज स्पीच। मोदी जब बोलने लगे तब वो लोग वापस आ गए। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने जब सीट से उतरे तो यायर लैपिड को गले लगाया, साथ में बहुत से नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचाई, जो अपने आप में बहुत ही लाइट मोमेंट बनकर बाहर आया। तस्वीरें और भी थी जहां पर हमारे विदेश मंत्री, एनएसए, इन सब की आपसी जो बातचीत थी और प्रधानमंत्री का एज यूजुअल जो आइकॉनिक सीन जब वो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के साथ कार में बैठकर तस्वीरें खिंचवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन शुरुआती नेताओं में हैं जिन्होंने सबसे पहले सेल्फी कल्चर को प्रमोट किया और अब राजनेताओं के साथ कार में बैठकर तस्वीर खिंचवाने को वो इस समय दुनिया के सामने प्रमोट कर रहे हैं। दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष अब एक ही कार में यात्रा करते दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने इजराइल की जो नई रिसर्च है, यहां के जो नए स्टार्टअप्स हैं, नए इनोवेशंस हैं, इन्हें भी जाना। वहां पर कई ऐसी जगह पर आपने यात्रा की जिसमें कि यह पता चला कि कैसे साइबर थ्रेट बढ़ता चला जा रहा है दुनिया में। उन सब चीजों को, क्योंकि इजराइल जो है वो जाना जाता है नवावेश के लिए, नवोन्मेष के लिए, नई खोज के लिए। इजराइल में जब मेरी यात्रा भी हुई, जब मैं वहां पर घूमने गया, तब वहां पर मैंने भी देखा कि इजराइल की इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो वहां के नए आविष्कार हैं। वहां के यूथ, वहां के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो हमेशा कुछ नए इनोवेशन में लगे रहते हैं और उस इनोवेशन को वो बिलियंस ऑफ डॉलर में बेचकर इजराइल की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे में इजराइल लगातार कुछ नया बना रहा है, वो भारत को भी दिखाया और इसी के चलते भारतीय प्रधानमंत्री ने इनकी कंपनीज को भारत आने का आग्रह किया और कहा कि आप भारत आइए, इन्वेस्ट करिए और हमारे टैलेंटेड यूथ के साथ काम करिए। कुछ तस्वीरें दोनों तरफ से साझा की गई। इसके बाद रात्रि भोज का कार्यक्रम था। यहां पर रात्रि भोज में प्रधानमंत्री जब नेतन्याहू के पास, मतलब नेतन्याहू के साथ में थे, तब यहां पर नेतन्याहू ने भारतीय हाफ जैकेट पहनी हुई थी। चर्चा निकलकर आई। नेतन्याहू ने कहा कि मैंने पारंपरिक भारतीय परिधान पहना है। हाफ जैकेट अब भारत की पहचान बन चुकी है। अक्सर कई जगह प्रधानमंत्री इस हाफ जैकेट में दिखाई देते हैं, तो उन्होंने भी हाफ जैकेट यहां पहनी थी। हाफ जैकेट को भारतीय प्रधानमंत्री के साथ इन्होंने भारत की पहचान से जोड़ा, परंपरा से जोड़ा और कहा कि भारतीय परिधान का प्रति, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी इसे रिकॉग्नाइज करते हुए कहा कि आपका हमारे परिधानों के साथ ये लगाव देश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के प्रति आपके सम्मान को दर्शाता है। फिर बात करते हैं हमारे देश में हुई प्रतिक्रियाओं की। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बात में एक कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो है जो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले एक सवाल पूछते हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ पहले ही इंटरनेशनल कोर्ट का वारंट है, आप उनके पास में जा रहे हैं, 15 मिनट के लिए उनसे कहकर गाजा जाइएगा, पता करिएगा कि गाजा में कितने लोगों के घरों को नेतन्याहू ने तोड़ दिया है, इजराइल ने तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री आप गाजा भी जाइए और देख कर आइए कि वहां क्या हालात हो रहे हैं। हमारे देश में हमेशा ही इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के टू नेशन थ्योरी का समर्थन रहा है। इसका अर्थ है कि भारत दोनों देशों के सह अस्तित्व को स्वीकारता है, केवल इजराइल ही वहां पर हो इसे नहीं मानता। भारत यूएन से समर्थित
फिलिस्तीन और इजराइल साथ साथ रहें, इस बात का समर्थक रहा है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा ये कतई नहीं डिक्लेयर करती कि भारत फिलिस्तीन को मानना मना कर दिया है। नहीं, यहां पर यह बात तार्किक है। इसके साथ साथ भारत की एक अपोजिशन पार्टी सीपीआईएम ने भारत के प्रधानमंत्री की इस यात्रा का विरोध किया। राहुल गांधी जी ने अपने ट्वीट में कहा कि इस बार आप कौन से हितों का सौदा करने गए हैं। ऐसा आपने इसलिए कहा क्योंकि आपको कुछ दिनों पहले याद होगा, जब सदन के अंदर बजट सेशन चल रहा था, उस समय पर एप्स्टाइन फाइल की जानकारी आई थी। उसी समय पर हमारी सदन में यह चर्चा बाहर आई थी कि भारत के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। उसी समय पर यह चर्चा बाहर निकल कर आई थी कि भारत ने ट्रेड डील अमेरिका से साइन कर ली है। और उसी समय एप्स्टीन फाइल में एक जानकारी बाहर आई थी कि भारत के प्रधानमंत्री जिस समय इजराइल जा रहे थे, उस समय पर एप्स्टीन ने मैसेज में यह किया था कि ट्रंप के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नाचे और गाए थे। हालांकि इसके कोई तार्किक अभी तक एविडेंसेस बाहर नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी ने जो वीडियो साझा किया उसमें इस बात को उठाने का प्रयास था कि ना जाने क्या कुछ अभी उस फाइल में दबा हुआ है और ना जाने उस फाइल के दबाव में प्रधानमंत्री की यात्रा हो रही है। खैर, जो भी है, यहां पर अपोजिशन का टास्क है कि वो सरकार से सवाल पूछे और सरकार का दायित्व है कि वो अपोजिशन को जवाब देते हुए, संतुष्ट करते हुए आगे बढ़े। बात करें वैश्विक मीडिया की, तो वैश्विक मीडिया में अल जजीरा ने इस बात को कुछ इस तरह से लिया कि पीएम मोदी ने इजराइल के जीनोसाइड को, जो गाजा में हुआ, उसे इंडिया का स्टैंड कहते हुए कहा कि वो उनके साथ पूरे कन्विक्शन के साथ खड़े हैं। मतलब भारत के प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा इजराइल के कृत्य को सही ठहराने की यात्रा है, जिसमें गाजा में 72,000 लोगों की जान जा चुकी है। इसे इस तरीके से दिखाने का प्रयास हुआ। न्यूज बनकर आई कि रेटल्ड बाय पीएम मोदी विजिट, पाकिस्तान पासेस रेजोल्यूशन अगेंस्ट इंडिया इजराइल अलायंस। खबर आती है कि भारत की इस इजराइल यात्रा के खिलाफ पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव पास कर दिया है। प्रस्ताव में इस हाई लेवल मीटिंग से डरे हुए पाकिस्तान ने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया स्वरूप कहा कि सीनेट ऑफ पाकिस्तान यूनानिमसली पास्ड ए रेजोल्यूशन condemning Israeli Prime Minister Netanyahu over remark about forming regional alliance with India and other countries. इसमें इन्होंने साफ साफ कहा कि पाकिस्तानी लॉ मेकर्स डिस्क्राइब्ड एज बीइंग अगेंस्ट मुस्लिम नेशंस। अब हो क्या रहा है? असल में प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा से पहले इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो एक रीजनल अलायंस बनाना चाहते हैं भारत के साथ। 23 फरवरी को अपनी पाठशाला पर जो हमने सेशन किया था, उसमें इसका हमने जिक्र किया था। हमने आपको सेशन में बताया था कि नेतन्याहू ने 22 फरवरी को कहा है कि वो रेडिकल एक्सिस के खिलाफ एक प्रकार का संगठन बनाना चाहते हैं जिसमें 6 देश होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के समय अपेक्षित था कि प्रधानमंत्री उनके साथ मिलकर के इसका अनाउंसमेंट करेंगे। नेतन्याहू ने कहा था, वी आर बिल्डिंग एन एक्सिस ऑफ नेशंस कमिटेड टू स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस, जिसमें साइप्रस, ग्रीस, इजराइल ये तो फाइनल थे। इसके अलावा भारत का नाम भी उसमें जोड़ा जा रहा था कि प्रधानमंत्री जब यहां आएंगे तब कुछ ऐसा होगा। तो इसे पाकिस्तान ने यह लिया कि मुसलमानों के खिलाफ इजराइल और भारत एक होकर अपना एक अलायंस बना रहे हैं। नेतन्याहू के इस बयान के खिलाफ और भारत के इस एक्सेस को बनाने के खिलाफ इन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया। भारत असल में 6 देशों के एक समूह का हिस्सा हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। ऑफिशियली अभी तक ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है। थोड़े दिन पहले पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों के साथ मिलकर एक मुस्लिम नाटो बनाने की बात कही थी, जिसका तर्क था कि अगर किसी भी देश पर हमला होता है तो वो सब पर हमला माना जाएगा और सब मिलकर के हमला वापस करेंगे। इसी के खिलाफ इजराइल कुछ बनाने का प्रयास कर रहा है और उसकी शुरुआत उसने कॉमन दुश्मन ढूंढ कर की है। जहां भारत को पाकिस्तान से चिढ़ है, इजराइल को इन दिनों तुर्की से चिढ़ हो रखी है। भारत के लिए पाकिस्तान और तुर्की दोनों कंबाइंड रूप से दुश्मन हैं। ऐसे में भारत के लिए इजराइल का साथ होना तुर्की और पाकिस्तान का कंबाइंड इलाज प्रतीत होता है। इसीलिए इस हेक्सागन में, इस षटकोण में इजराइल, ग्रीस, साइप्रस, साथ में भारत और 2 अन्य देश जिसमें एक अरब राष्ट्र और एक अफ्रीकी राष्ट्र की संकल्पना सोची जा रही है। सवाल बड़ा है कि इन 6 देशों को साथ लेने में 4 देश तो साथ पता चल रहे हैं कि ये 4 देश डिफाइंड हैं। बाकी 2 देश में एक अफ्रीकी देश बचा और एक अरब देश बचा। अरब देश मुस्लिम बहुल देश हैं,
कौन सा देश होगा जो इजराइल और भारत के साथ मुस्लिम लाटों के खिलाफ खड़ा होगा? ऐसे में कवायद की जाती है कि हो सकता है यूएई इनके साथ निकलकर आ जाए। यह केवल कयास है, अभी तक इसकी कोई सत्यता प्रमाणित नहीं है। यूएई के बारे में इसलिए सोचा जा रहा है क्योंकि यूएई और सऊदी की आपस में एक दूसरे से ठनी हुई है। हो सकता है कि ऐसे में भारत इजराइल के इस गठबंधन में यूएई साथ आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी के साथ हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसका अर्थ है कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी साथ होगा और सऊदी पर हमला हुआ तो पाकिस्तान साथ होगा। ऐसे में अभी सऊदी और यूएई आपस में यमन में झगड़ लिए थे। यमन में यूएई के ठिकानों पर सऊदी के हमले हुए थे, जिसके चलते यूएई से उम्मीद की जा रही है कि वो भारत के साथ और इजराइल के साथ मिलकर अपना एक सहयोग गठबंधन बना लेगा। इस उम्मीद में अभी तक कोई पुष्टि शामिल नहीं है, लेकिन हां, कयास बहुत तेजी से हैं कि यूएई संभवतया इस राइवलरी में सेफ्टी नेट बनाना चाहेगा। और ये हाल ही के यूएई के जो हेड हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनकी भारत में जो उनकी 3 घंटे की यात्रा थी, उससे रिलेट करके देखा जा रहा है। चूंकि इजराइल और भारत के ये दोनों कॉमन प्रतिद्वंदी हैं, भारत के लिए पाकिस्तान और तुर्की, तुर्की पाकिस्तान के साथ होने के कारण भारत के लिए अपने आप में एक राइवलरी लिस्ट में है और भारत आईमैक के माध्यम से ग्रीस तक पहुंचना चाहता है। ऐसे में कुछ ऐसा हेक्सागन प्रस्तावित है कि ये लोग मिलकर के अपना एक सहयोग गठबंधन बनाएंगे, जो आगे चल करके भारत और इजराइल की दोस्ती से मजबूत होगा। खैर, इन सभी चर्चाओं के बीच पाकिस्तान को अगर हम किनारा कर भी दें, तो भारत और इजराइल आगे चलकर एमओयू साइन करने वाले हैं, कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स को लेकर, ड्रोन्स की परचेज को लेकर, आयरन डोम्स को लेकर, आयरन बीम को लेकर, ऐसी भी चर्चाएं हैं। आज प्रधानमंत्री की यात्रा समाप्त होगी, उससे पहले अगर कुछ और फाइनल निकल कर आता है तो आप उस अपडेट के लिए हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अंकित कुमार अवस्थी के नाम से ट्विटर पर हूं, सक्रिय हूं और वहां पर आप लोगों को अपडेट देता रहता हूं। जो जिनके ऊपर सेशन नहीं बन पाते, वहां की अपडेट वहां पर आती रहती है। अगर आप चाहें तो अपडेट के लिए जुड़े रह सकते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत हेरॉन MK2 मेल ड्रोन खरीदने की योजना बना रहा है। हेरॉन MK2 जो ड्रोन है, ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, जो इजराइल द्वारा निर्मित है। ये 45 घंटे लगातार उड़ सकता है, 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, 470 किलोग्राम तक वजन ले जा सकता है। भारत इसकी डील इनके साथ कर सकता है। चर्चा यह भी दी जा रही है कि भारत को इजराइल अपनी एयर डिफेंस सिस्टम जो आयरन डोम है, उसकी टेक्नोलॉजी शेयर करने के बारे में विचार कर सकता है। आयरन बीम और आयरन डोम इजराइल ने हाल ही में जब उस पर हमले हुए, चाहे फिर वो लेबनान से थे, चाहे हमास से थे, चाहे ईरान से थे, वहां पर बखूबी खुद की सुरक्षा में इस्तेमाल किए थे। उम्मीद की जा रही है कि भारत इजराइल आने वाले समय में $8 बिलियन से अधिक की रक्षा डील कर सकते हैं। अब ये कर सकते हैं इसलिए, जब तक चीजें बाहर नहीं आ जाएंगी तब तक ये सकते में ही रहेगा। ठीक है। इसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री होलाकॉस्ट के स्मारक यार वाशेम की यात्रा में भी रहेंगे और वहां से भी जो अपडेट आएंगे वो आपको दिए जाएंगे। उम्मीद है कि इस यात्रा से जुड़ी हुई बातें आप तक पहुंची होंगी, आपको जानकारी पसंद आई हो। साथियों से अवश्य साझा करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। आप इसे कैसे देखते हैं, अपना कमेंट जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, और उसी कमेंट बॉक्स में इस कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक है, जहां पर आपके सहयोग के लिए हमने एक बेहतरीन प्लानिंग बनाई है। आपको कैसे एआई के प्रॉम्प्ट से यूआई बनाने की यूआई सिखाने की, कि आप कैसे वेबसाइट का यूआई डिजाइन कर सकते हैं, कैसे खुद के लिए एक पर्सनल प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, इवन कोडिंग कैसे कर सकते हैं। यह केवल एक एग्जांपल है, इस नाम से कोई ब्रांड नहीं है, ना हम किसी का प्रमोशन कर रहे हैं। यह मैं मेरे अपने कोर्स में आपको बना के सिखा रहा हूं। आप आइए, वहां पर बहुत से एआई टूल्स आपकी जरूरत के हिसाब से सिखाए जा रहे हैं। हमारे साथियों के द्वारा उसे काफी पसंद किया जा रहा है। प्रतिक्रियाएं आपके सामने हैं। अगर आप जल्दी ज्वाइन करते हैं तो आपको 33% का ऑफ वहां पर ऑफर किया जा रहा है। थैंक यू सो मच।